ठीक है। Unicast 1 to 1, point to point, multicast 1 to many, but in a range, broadcast 1 to all, 1 to everyone. नेटवर्क के टाइप, लैन नेटवर्क, कैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क, ये भी पता होगा आपको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। केबलिंग, स्टेट केबल, क्रॉस केबल, कलर कोडिंग, हाँ पता है। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी। ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। हाँ जी। ठीक है, क्लियर है ना ये भी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो OSI मॉडल करते हैं फिर, ठीक है? OSI मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है। देखो OSI मॉडल के अंदर OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है, 1970 में लॉन्च हुआ ये, और जो लॉन्च किया वो किसने किया? रॉबर्ट कीन ने किया, ठीक है। 1970 के अंदर लॉन्च हुआ OSI मॉडल, और इसका जो ऑथर था जिसने इसे बनाया, रॉबर्ट कीन था। बेसिकली OSI मॉडल को लॉन्च करने का पर्पस क्या था? दो डिफरेंट वेंडर को आपस में कम्युनिकेट कराना, क्योंकि उस टाइम पर दो डिफरेंट वेंडर जो थे वो एबल नहीं थे कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे उस टाइम पे हमारे दो वेंडर थे, एक IBM वेंडर था जिसकी मशीनें आया करती थी, और एक जेरोक्स था जिसकी अभी जेरोक्स मशीन आती है, फोटोकॉपी मशीन, हैवी ड्यूटी जो मशीन आती है, प्रिंटर, हैवी ड्यूटी जो प्रिंटर आता है जेरोक्स का, उसकी पहले मशीनें भी आई। तो ये दो मॉडल हमारे मार्केट में थे, एक IBM था, एक जेरोक्स था। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी जब नेटवर्किंग की गई इनके बीच में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि डिफरेंट वेंडर होने की वजह से ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया गया, उस कॉमन प्लेटफॉर्म का नाम है OSI मॉडल। OSI मॉडल के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया कि दो डिफरेंट वेंडर आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। आज के टाइम में जब आप कोई भी मेल, मैसेजेस, कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हो, शेयर करते हो, तो क्या आपको पता होता है कि जो डेस्टिनेशन है उसके पास क्या डिवाइस है, कौन सी डिवाइस है? नहीं, अभी आपको नहीं पता, लेकिन आप मैसेज सेंड करते हो, मेल सेंड करते हो, इंफॉर्मेशन सेंड करते हो, और ऐसी चीज इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है? OSI मॉडल के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है, कि जिसके अंदर हमें डेस्टिनेशन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता और फिर भी वो डेस्टिनेशन पे एज इट इज रिसीव हो रही है। सो दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द OSI मॉडल। क्योंकि आज के टाइम में जितने भी हमारे हार्डवेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, एक छोटे से मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से लेकर लैपटॉप, डेस्कटॉप तक, सभी डिवाइसेस का जो हार्डवेयर स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है वो हमारा OSI मॉडल के ऊपर वर्क करता है। क्लियर है? क्लियर। OSI मॉडल को जब स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया, फर्स्ट OSI मॉडल वाज लॉन्च्ड इन कंप्लीट वन पैकेट, बट आफ्टर सम टाइम रॉबर्ट कीन एंड हिज ग्रुप डिवाइड इनटू द 7 लेयर। यानी स्टार्टिंग में जब OSI मॉडल को लॉन्च किया तो कंप्लीट वन पैकेट के अंदर लॉन्च किया था, यानी जब सोर्स कोई भी इंफॉर्मेशन भेजता था तो सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल पैकेट के अंदर भरकर जाती थी। एग्जाम्पल, IP एड्रेस हो गया, पोर्ट नंबर हो गया, मैक एड्रेस हो गया, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। इसके अलावा जो हमारे ट्रेलर्स रहते थे, जैसे डेटा की लेंथ हो गई, और आपका डेटा हो गया, और एल्गोरिदम्स हो गई, ये सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल बॉक्स बनती थी, और सिंगल OSI मॉडल का बॉक्स बनता था, और सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर भर दी जाती थी। लेकिन जब ये सिंगल पैकेट में काम करना शुरू किया OSI मॉडल ने, तो इसके अंदर एक छोटी सी दिक्कत ये आई कि डेस्टिनेशन एंड पे लुकअप प्रोसेस स्लो हो गया। लुकअप प्रोसेस स्लो का मतलब, जब वो डेस्टिनेशन ने उस पैकेट को रिसीव किया तो उसके सामने प्रॉब्लम ये आई कि उसे इंफॉर्मेशन को लुकअप करना पड़ रहा था। यानी अगर उसे आईपी इंफॉर्मेशन देखनी है कि मेरा किसके लिए आया है, डेस्टिनेशन और सोर्स कहाँ से आया है ये, तो उसे लुकअप करना पड़ रहा था, ढूंढना पड़ रहा था, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल बॉक्स में थी।
तो उससे क्या हुआ, डेस्टिनेशन पे लुकअप प्रोसेस स्लो हुआ और डेटा को रिसीव होने के लिए, डेटा के रिसीव होने में टाइम लगा, क्योंकि हर चीज को लुकअप करना पड़ रहा था उसके अंदर। तो इस चीज को देखते हुए रॉबर्ट कीन ने और उसके ग्रुप ने कुछ ही टाइम बाद इसे 7 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया, यानी हर चीज के लिए अलग अलग लेयर बना दी, अलग अलग बॉक्स बना दिया कि आईपी की इंफॉर्मेशन इस बॉक्स में जाएगी, मैक की इंफॉर्मेशन इस बॉक्स में जाएगी और पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन इस बॉक्स में जाएगी। तो हर चीज के लिए अलग अलग लेयर बनाई गई और हर लेयर को इंडिविजुअल वर्क दिया गया। क्लियर? क्लियर है सुरजीत? हेलो, हेलो, हाँ क्लियर। क्लियर है सुरजीत यहाँ तक? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर। ठीक है, तो इसमें जो है 7 लेयर्स बनाई गई ओएसआई मॉडल के अंदर। जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर थी उसे बोला गया एप्लीकेशन लेयर, और जो लोअर लेयर थी यानी सबसे नीचे की लेयर उसे बोला गया फिजिकल लेयर। अगर इसके सीक्वेंस की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक है ना, ये इसका सीक्वेंस था। लेकिन इसे अगर नंबर ऑफ सीक्वेंस से, अगर इसकी नंबर ऑफ सीक्वेंस की बात करें तो इसके अंदर एप्लीकेशन जो थी वो लेयर 7 बोली गई, और प्रेजेंटेशन लेयर 6, सेशन लेयर को लेयर 5 बोला गया, ट्रांसपोर्ट लेयर को लेयर 4 बोला गया, नेटवर्क लेयर को लेयर 3, डेटा लिंक लेयर को लेयर 2 एंड फिजिकल लेयर को लेयर 1 बोला गया। तो ये हमारी 7 लेयर्स हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है सुरजीत, अगर कोई आपसे नॉर्मली क्वेश्चन करता है कि ओएसआई मॉडल्स की लेयर्स बताओ, तो आपको नॉर्मल उसका सीक्वेंस बताना है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। ये ध्यान से समझना। ये अगर नॉर्मली कोई आपसे पूछ रहा है कि ओएसआई मॉडल्स की लेयर्स बताओ, तो नॉर्मल आपको सीक्वेंस में बताना है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। लेकिन अगर आपसे कोई काउंटेबल वे से पूछ रहा है, काउंटेबल वे का मतलब अगर कोई आपसे पूछ रहा है लेयर 3 बताओ, लेयर 7 बताओ, लेयर 6 बताओ, तो काउंटेबल वे याद रखना, लेयर 7 का मतलब एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, और क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना इस चीज पे। अगर किसी ने आपसे नॉर्मली पूछ लिया एप्लीकेशन लेयर की, एप्लीकेशन सॉरी ओएसआई मॉडल की लेयर्स बताओ, तो आपको ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है कि ऊपर से बताना है नीचे से बताना है। तो याद रखना, नॉर्मली आपसे कोई पूछ रहा है एप्लीकेशन ओएसआई मॉडल की लेयर्स बताओ, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ सीक्वेंस बताओगे, यानी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। अगर कोई आपसे काउंटेबल वे से पूछ रहा है, यानी काउंट करके बोल रहा है कि लेयर 3 बताओ, लेयर 7 बताओ, लेयर 5, तो काउंटेबल वे याद रखना। ठीक है ना, फिजिकल लेयर को लेयर 1 बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, और जो है हमारी एप्लीकेशन लेयर है उसे लेयर 7 बोला गया। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अगर कोई नॉर्मली पूछता है, इंटरव्यू के अंदर कोई पूछता है ना, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, जिसने ओएसआई मॉडल को सही से पढ़ा नहीं होता तो उससे नॉर्मली क्वेश्चन कर लिया जाता है, तो क्रॉस क्वेश्चन यही कर लेता है कि ऊपर से बताना है नीचे से बताना है। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी प्रोफेशनल आंसर रखना है। क्लियर है? देखो यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर, तो लेयर्स के अब यहाँ पर वर्क डिफाइन करेंगे कि कौन सी लेयर क्या काम करती है। तो बेसिकली एक सिनेरियो बना देता हूं मैं, तो सिनेरियो में आपको समझाता हूं।
देखो यहाँ पर ये एक सिनेरियो है, यहाँ पर हमने मशीनें कनेक्ट करी स्विच से। तो यहाँ पर एग्जांपल में मैंने क्या किया, जो हमारी मशीन 1 है उसे 10.1 आईपी दिया और उसका मैक एग्जांपल मैंने एबीसी ले लिया। ऐसी तरह एक मशीन और है हमारे पास 10.2, उसको मैंने आईपी दिया 10.2 आईपी दिया और उसका मैक है XYZ। अब कंसेप्ट ये है OSI मॉडल का, OSI मॉडल इस स्ट्रक्चर में काम कैसे करेगी। जैसे ये हमारी 10.1 मशीन है, पहली मशीन, इस मशीन से पे अगर आप नॉर्मली काम कर रहे हो, जैसे कंपनी में बैठे हो अपनी मशीन पे नॉर्मली काम कर रहे हो, आपकी मशीन नेटवर्क में कनेक्ट है, लेकिन आप कोई भी नेटवर्क का कोई भी रिसोर्स आप एक्सेस नहीं कर रहे हो। रिसोर्स एक्सेस का मतलब जैसे आपने ना तो इंटरनेट एक्सेस कर रखा है और ना ही आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जैसे डेटा शेयर कर रहे हो या प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल रहे हो, कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी मशीन से बाहर नहीं जा रही है, नेटवर्क का रिसोर्स कुछ नहीं यूज कर रहे हो आप नॉर्मली अपनी मशीन पे वर्ड पैड में काम कर रहे हो या नोट पैड में काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो, पीपीटी में काम कर रहे हो या पीडीएफ में काम कर रहे हो। तो नॉर्मली आप इंडिविजुअल एक ही मशीन पे काम कर रहे हो, बट इंफॉर्मेशन कोई आप शेयर नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी मशीन है इस टाइम आप अपनी मशीन पे कौन सी लेयर पे काम कर रहे हो, एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे हो। आपकी बाकी की जो 6 लेयर हैं वो अभी यूज में नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। जैसे एप्लीकेशन लेयर नॉर्मली क्या काम करेगी, पहला काम इसका, इट वर्क टू इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये इंटरफेस कराएगी यूजर और हार्डवेयर के। ये यूजर और हार्डवेयर का मतलब हमारा ये कंप्यूटर क्या है, एक हार्डवेयर है और यूजर कौन, हम हैं। हम अगर अपनी मशीन को यूज कर पा रहे हैं या एक्सेस कर पा रहे हैं तो इसका रीजन क्या है, ये एप्लीकेशन लेयर की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है कि हम अपनी मशीन को ऑपरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हाँ, जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, जो आप जिन एप्लीकेशंस पे आप कंप्यूटर पे काम करते हो, कोई सी भी एप्लीकेशन, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक एप्लीकेशन होती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा जो रन होता है हार्डवेयर के ऊपर, वो किसकी हेल्प से होता है, एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से होता है, ठीक है। ओके। तो एप्लीकेशन लेयर का पहला काम क्या होता है कि जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी हमारी रन होती हैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, और ये इंटरफेस कराती है यूजर और हार्डवेयर के बीच। जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, इट वर्क टू इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, एप्लीकेशन आर ओपन इन ऑल एप्लीकेशन आर ओपन इन दिस लेयर। जितनी भी एप्लीकेशन होगी वो सारी इस लेयर पे ओपन होगी। डेटा ऑल्सो क्रिएट इन दिस लेयर, यानी डेटा आप कोई क्रिएट कर रहे हो, जैसे कोई फाइल बना रहे हो वर्ड पैड, एक्सेल में, पावर पॉइंट में या फिर पीडीएफ में, कोई भी फाइल आप बना रहे हो वो भी हमारी इसी पे बन रही है। डेटा क्रिएट ऑन दिस लेयर, डेटा डिलीट, डेटा मॉडिफाई, ये सारा हमारा इसी लेयर के ऊपर होता है, ठीक है ना। डेटा ऑल्सो क्रिएट delete and modify on this layer, ठीक है जी। डेटा बनेगा भी, डिलीट भी होगा, मॉडिफाई भी इसी लेयर पे होगा। इसके अलावा ये लेयर और क्या करती है, ये कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को भी सपोर्ट करती है जो इंटरनेट पे एक्सेसिबल होते हैं, जैसे हमारा HTTP हो गया, ठीक है ना। HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, TELNET, DNS, DHCP, ये सब हमारे इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल होते हैं। इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे TCP/IP मॉडल के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा काम पूरा एप्लीकेशन लेयर का है। अब मुझे अगर बाकी की 6 लेयर को यूज करना है, जो मैं अभी बात कर रहा था आपको इस सिनेरियो के अंदर, अभी आप इंडिविजुअल इसी मशीन पे काम कर रहे हो, किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, ऑडियो सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अगर आप इंडिविजुअल वर्क कर रहे हो तो सिर्फ आप एप्लीकेशन लेयर का यूज कर रहे हो। बाकी की 6 लेयर कब रनिंग में आएंगी, बाकी की 6 लेयर जब रनिंग में आएंगी जब आप नेटवर्क के रिसोर्स को यूज करोगे या एक्सेस करोगे। जैसे आप कोई डेटा शेयर कर रहे हो, तो डेटा शेयर करोगे तो 7 की 7 लेयर रनिंग में आएंगी। आप प्रिंटर से प्रिंट आउट मार रहे हो, 7 की 7 लेयर रनिंग में आएगी। आप प्रिंटर को एक्सेस कर रहे हो, 7 की 7 लेयर एक्सेस में आएंगी। आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आपके रिसोर्स बाहर जा रहे हैं, आपकी क्वेरी बाहर जा रही है इंटरनेट पे, तो यानी आपकी क्वेरी आपकी मशीन से बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर भी आप 7 की 7 लेयर का यूज करोगे। तो याद रखना 7 की 7 लेयर जब रनिंग में आती है जब आप नेटवर्क के कोई भी रिसोर्स को यूज करते हो,
ओके अब कंसेप्ट ये है, आप मोबाइल है, मोबाइल में भी व्हाट्सअप करते हो, जब तक आप मोबाइल में नॉर्मल काम कर रहे हो, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इंडिविजुअल कर रहे हो, मोबाइल में एप्लीकेशन लेयर पे काम हो रहा है एंड्रॉइड के अंदर। लेकिन जैसे ही आप कोई मैसेज टेक्स्ट करते हो, कॉल करते हो, तो आपकी सातों लेयर रनिंग में आ जाती हैं आपकी ओके। इंफॉर्मेशन बाहर भेजने के लिए। तो अब यहाँ पर हम सातों लेयर का यूज करेंगे कैसे? अब एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे जो हमारा 10.1 मशीन है, इस मशीन पे हमने एक डेटा बनाया, तो डेटा हमारा कौन सी लेयर पे बनेगा? प्रेजेंटेशन। एप्लीकेशन लेयर। हाउ आर यू, जैसे मैंने ये नॉर्मली हम व्हाट्सएप भी करते हैं ना, तो नॉर्मली मैसेज लिखते हैं ना, मैंने एक सर मैसेज बनाया। थोड़ा सा बैक बैक करिए ना एक बार। अच्छा लेयर वाले में चलते हैं। एक मिनट कर रहा हूं। एप्लीकेशन लेयर ठीक है ना, इस पर काम हाँ, करेंगे। अभी मैं प्रेजेंट बाकी की 6 लेयर को रनिंग में लाऊंगा, यानी उनका वर्क बताऊंगा आपको, है ना। तो एप्लीकेशन नहीं, जैसे लेयर, अभी हमने मैसेज टाइप किया, ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पे हुआ ना अभी तो सर? हाँ एप्लीकेशन लेयर पे हुआ ये, ठीक है सर। ठीक है। अब मैसेज आपने टाइप किया और जैसे ही सेंड पे क्लिक किया, यानी एंटर किया या सेंड पे क्लिक किया आपने, ठीक है। तो जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे, सबसे पहले वो जो डेटा आपने बनाया है वो कौन सी लेयर पे जाएगा? एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा। डेटा क्रिएट होने के बाद जैसे ही आप सेंड करते हो, सेंड होने एप्लीकेशन लेयर से वो डेटा सीधा प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाता है, ठीक है। ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर के देखो 3 काम होते हैं, देयर आर 3 वर्क ऑफ दिस लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के 3 काम होते हैं। पहला काम होता है डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन, जैसे आप नॉर्मल टाइप करते हो हाउ आर यू, तो यहाँ पे देखो नॉर्मल इस तरीके से टाइप करोगे स्पेस के साथ, तो ये डेटा को कंप्रेस करके उसका स्पेस कम कर देगा। जैसे देखो यहाँ पर इसने कंप्रेस कर दिया इसे, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आपने कोई 1 GB का डेटा भेज रहे हो ना, तो कभी भी वो 1 GB का डेटा 1 GB का बनकर नहीं जाता है, ध्यान में रखना। वो कंप्रेस होकर चलता है, कम से कम 50% वो कंप्रेस होकर चलेगा, यानी 500 MB का डेटा आपको दिखाई देगा वो 1 GB का, जब आप सेंड करोगे उसे। ठीक है। तो पहला काम प्रेजेंटेशन लेयर ने किया, डेटा को कंप्रेस करने का। दूसरा काम प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी? डेटा को कन्वर्ट करेगी। डेटा को कन्वर्ट करेगी कैसे? जैसे नॉर्मल डेटा कंप्रेस करके इसके पास आया, तो हाउ आर यू लिखा हुआ था, इसे कन्वर्ट कर देगी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। बाइनरी में क्यों कन्वर्ट करेगी? क्योंकि हमारी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी होती है, और कंप्यूटर को ये देखना होता है कि डेटा का टाइप क्या है, यानी डेटा क्या है, नॉर्मल डेटा है, वॉइस डेटा है, वीडियो डेटा है, उसे कैसे पता चलेगा? वो क्या करेगा? उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर देगी प्रेजेंटेशन लेयर, और कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करेगा कि ये डेटा ये है। जब कंप्यूटर को उस डेटा का पता चल जाएगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर लास्ट काम करेगी डेटा इंक्रिप्शन। तो बाइनरी में ये है, यहाँ पर कन्वर्ट करके, और बाइनरी से ये इसे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगी, यानी अल्फा और न्यूमेरिक में, सिक्योरिटी के पर्पस से इंक्रिप्ट कर देगी, डेटा इंक्रिप्शन। अब इंक्रिप्शन के अंदर एक लॉजिक याद रखना ये, कि जो भी डेटा आपका प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्ट करेगी, जब वो डेटा आपकी मशीन से बाहर निकलेगा, अगर उस डेटा को सेम डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा, यानी जिस डेस्टिनेशन के लिए वो डेटा बना है, अगर वो डेस्टिनेशन उसे नहीं मिलेगा, तो वो डेटा आपका इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ओपन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई डेटा सेंड किया और किसी हैकर ने हैक कर लिया बीच से ही, यानी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा वो, और डेस्टिनेशन पे जाने से पहले किसी ने हैक कर लिया। तो याद रखना, अगर सेम डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा डेटा को, तो उस केस में वो डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ओपन होगा, यानी उस पर सिक्योरिटी लगी होगी, कोडिंग में होगा वो। तो हैकर को क्या करना पड़ेगा? उसे अगर देखना है डेटा को, डिकोड करना पड़ेगा उसे प्रोग्रामिंग करके। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? एक तरीके से नॉर्मल सिक्योरिटी देती है आपके डेटा को, कि अगर सेम डेस्टिनेशन ना मिला तो डेटा इंक्रिप्ट हो जाएगा। ओके। तो सिंपल वे में बोले, इसका प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क है अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, है ना? हाँ, पहला काम
कंप्रेस इसका करना, इसका दूसरा काम कन्वर्ट ट्रांसमिशन से, हाँ हाँ इसका ट्रांसमिशन से कोई वो अभी अभी नहीं कोई नहीं, अभी मतलब नहीं है, मतलब। हम अभी बहुत बाद में आएगा, अभी हाँ आएगा देखो, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अभी ठीक है ठीक डेटा है हमारा बन रहा है, जाने के लिए तैयार हो रहा ठीक है, है। लेकिन उसके साथ अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगाई जानी है, जिसे लेकर वो साथ जाएगा, हाँ हाँ ट्रेवल करेगा। ठीक है ठीक है ठीक ना? तो अभी हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा के ऊपर ही काम हो रहा है, हमारा डेटा इंक्रिप्ट हो गया, इंक्रिप्ट होने के बाद अगली लेयर आती है हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर हमारी डेटा के ऊपर काम नहीं करती है, ध्यान में रखना। सेशन लेयर सेशन पे काम करती है, लिंक पे काम करती है। जैसे कि देखो, सेशन लेयर का काम क्या है, पहला काम सेशन, इसके भी 2-3 काम होते हैं, 3 काम। पहला काम होता है सेशन लेयर का, सेशन को बनाना और सेशन को टर्मिनेट करना। ठीक है। क्रिएट और दिस लेयर, क्रिएट और टर्मिनेट दिस सेशन बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सेशन लेयर का पहला काम क्या होता है, सेशन को बनाना, सेशन क्रिएट करना, सेशन को टर्मिनेट करना। यानी जब आपका पहला पैकेट आपकी मशीन से बाहर निकलेगा, तो जब वो पहली मशीन से निकलने के बाद डेस्टिनेशन पे जाएगा, तो सेशन लेयर क्या करेगी, एक सेशन बना देगी पहला पैकेट रिसीव होते ही। अब वो सेशन कब तक बना रहेगा, जब तक वो पूरा डेटा आपका कॉपी नहीं हो जाता डेस्टिनेशन पे। एग्जांपल के तौर पे आप नेट से कोई चीज डाउनलोड करते हो, तो डाउनलोडिंग में होता क्या है, जब पहला पैकेट डाउनलोड होता है, यानी पहला पैकेट आएगा जैसे ही आपकी मशीन के पास, सेशन लेयर सेशन बना देगी। अब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच जितना भी डेटा ट्रेवल करेगा, वो सारा सेशन लेयर के ऊपर करेगा, यानी सेशन के उसी सेशन के ऊपर करेगा। जब वो डेटा पूरा डाउनलोड हो जाएगा, तो सेशन लेयर क्या करेगी, सेशन को टर्मिनेट कर देगी। नॉर्मली डेटा आप नेट से डेटा डाउनलोड कर रहे हो, या नॉर्मल आप नेटवर्क में बैठ के एक्सेस कर रहे हो डेटा, और शेयर डेटा कर रखा है, उसे एक्सेस कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, कॉपी पेस्ट चल रहा है आपका, तो उसमें भी सेशन लेयर चलती है। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम सेशन लेयर का होता है डेटा की फ्लो स्पीड को मैनेज करना। फ्लो स्पीड, डेटा की फ्लो स्पीड से क्या मतलब है यहाँ पर, डेटा का स्पीड होगी ना, एमबीपीएस में या केबीपीएस में जो स्पीड मिल रही है सेशन के अकॉर्डिंग, हाँ उसको हाँ मैनेज करता होगा ना। हाँ। देखो, फ्लो स्पीड का मतलब यहाँ पर क्या है कि सपोज दैट हमारी मशीन से डेटा निकला 10 Mbps की स्पीड से, लेकिन जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन के पास जो बैंडविड्थ अवेलेबल है वो है 1 Mbps, यानी बैंडविड्थ मिसमैच हो गई। तो उस केस में होता क्या है, सेशन लेयर क्या करती है, उस बैंडविड्थ को मैनेज करती है, डेटा की फ्लो स्पीड को जो होती है वो मैनेज करती है, और डेस्टिनेशन के हिसाब से उसे मैनेज करके सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच एक नेगोशिएशन करती है। तो जो भी मिनिमम स्पीड पे होता है, यानी मिनिमम बैंडविड्थ पे होता है, उसके हिसाब से डेटा को ट्रेवल कराती है, ताकि वो डेटा ड्रॉप ना हो बैंडविड्थ मिसमैच होने से। ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे सोर्स पे 10 Mbps चल रहा है, डेस्टिनेशन 1 Mbps पे है, तो सेशन लेयर क्या करेगी, दोनों को बीच एक नेगोशिएशन करेगी, और दोनों में से मिनिमम लिंक को देखेगी, क्या है हमारा 1 Mbps है, तो सोर्स को ये कहेगी आप जो डेटा ट्रेवल कराओ 1 Mbps की स्पीड से कराओ, क्योंकि डेस्टिनेशन पे जो बैंडविड्थ है वो 1 Mbps की है। क्लियर है? ये दूसरा काम था सेशन लेयर का। तीसरा काम सेशन लेयर का क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स को मैनेज करना, यानी डायलॉग बॉक्स, इसे डायलॉग बॉक्स बोलते हैं डुप्लेक्स को, इसे भी मैनेज करेगा ये। इसे कैसे मैनेज करेगा ये हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स को, तो प्रैक्टिकली यहां पर समझ लो कैसे मैनेज करेगा। एक सेकंड सर, थोड़ा सा अभी मैं एक नोट कर लूं। पॉइंट तो आपने बताया ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाँ नेगोशिएशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लिख लो नेगोशिएट बिटवीन टू नोड्स और बिटवीन मिनिमम बैंडविड्थ अवेलेबल, क्योंकि हमारा जो टोटल नेटवर्क है ना वो इसी पे डिपेंड कर रहा है, बैंडविड्थ पे ही। तो जो भी मिनिमम वाला होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाँ, मिनिमम वाले को उठाता है, नेगोशिएट करके मिनिमम वाले को लेगा और सोर्स को भी ये कहेगा आप इस बैंडविड्थ से इस डेटा की फ्लो स्पीड को आप इतना रखोगे ताकि डेस्टिनेशन उसे देखिए रिसीव कर सके। टेलीकम्युनिकेशन में वो होता है ना सर, दो डिवाइसेस है हमारी, जैसे उनमें भी एक कोडेक लगे हुए होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। हाँ हाँ, तो बिल्कुल उसका भी बिल्कुल काम यही यही हाँ, ये उसका भी काम यही होता है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग जो सेशन लेयर पे ही वर्क करती होगी ना, सिंपली। बिल्कुल बिल्कुल सेशन लेयर पे ही होगा ये काम, ठीक है। सेशन लेयर का हम्म। तीसरा काम क्या होगा? डायलॉग बॉक्स को मैनेज करना, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स को मैनेज करना। अब ये इसे कैसे मैनेज करेगा? जैसे अगर हम सिनेरियो की बात करें, हमारा सोर्स मशीन कौन सी है? 10.1, डेस्टिनेशन कौन सी है? 10.2। सोर्स मशीन के जो लिंक है हमारा, अब सोर्स मशीन जिस स्विच के जिस लिंक से कनेक्ट है, और जो सोर्स मशीन का लिंक है अपना लैन कार्ड, वो चल रहा है हाफ डुप्लेक्स पे, लेकिन स्विच का जो लिंक है वो चल रहा है फुल डुप्लेक्स पे। देखो ध्यान से समझना, ये हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के अंदर होता है। मेरी जो सोर्स मशीन है वो स्विच से कनेक्ट है, अब स्विच का जिस इंटरफेस से कनेक्ट है वो है फुल डुप्लेक्स पे, लेकिन मशीन का जो इंटरफेस है वो है हाफ डुप्लेक्स पे। या मेरे दो राउटर आपस में कनेक्ट है, राउटर के एक इंटरफेस हमारा हाफ डुप्लेक्स पे चल रहा है, दूसरा फुल डुप्लेक्स पे चल रहा है, एग्जांपल। अब इस केस में एक यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, अगर डुप्लेक्स मिसमैच हो जाए सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच, तो क्या हमारा डेटा रिसीव होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। डेटा रिसीव होगा, फिर एक्नॉलेज नहीं हो पाएगा फिर ना। हाँ, देखो, अगर डुप्लेक्स मिसमैच होते हैं तो हमारा डेटा रिसीव होता है, लेकिन रिसीव होने के साथ साथ सेशन लेयर क्या करती है? एक एरर जनरेट करती है, उस एरर का नाम होता है डुप्लेक्स मिसमैच। ये आपने नेटवर्क में देखे भी होंगे, डुप्लेक्स हम्म। मिसमैच एरर देखे हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं आया मेरे को भी। चलो कोई नहीं, अब आएगा, जब नेटवर्क पे काम करोगे उसके अंदर मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो ये जो डुप्लेक्स मिसमैच के एरर होते हैं, इसे कौन जनरेट कर रहा होता है? सेशन लेयर जनरेट कर रही होती है। सेशन लेयर का काम डुप्लेक्स को मैनेज करना, डुप्लेक्स को मैनेज करना, डायलॉग बॉक्स को। अगर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच डुप्लेक्स मिसमैच हो रहे हैं तो उस केस में आपका डेटा ट्रेवल करना नहीं रुकेगा, डेटा आपका सेंड भी होगा, रिसीव भी होगा, लेकिन दोनों ही मशीन पे एक एरर जनरेट होगा, डुप्लेक्स मिसमैच। उस एरर का मतलब क्या होता है? सेशन लेयर दोनों को इंडिकेट करती है कि आप दोनों अपना डुप्लेक्स मैच करो, या जिसका हाफ डुप्लेक्स पे उसे बोलेगी आप फुल डुप्लेक्स पे आओ, जिसका फुल डुप्लेक्स पे उसे बोलेगी हाफ डुप्लेक्स पे आओ। यानी दोनों का डुप्लेक्स को मिसमैच करने के लिए उन्हें बार बार इंडिकेट करेगी, और ये कंटिन्यू एरर चलते रहेंगे जब तक आपका डेटा ट्रेवल करता रहेगा। अगर आप उसे चेंज नहीं करोगे, जैसे ही आप एक एंड से भी चेंज कर दोगे, तो आपका वो एरर इमीडिएट बेसिस पे रुक जाएगा, एकदम रुक जाएगा। कैसे चेंज ओके। करोगे? जैसे आप कंप्यूटर पे बैठे हो, देखो मैं कंप्यूटर का दिखा देता हूं आपको, है ना। लैन कार्ड पे आप जाओगे, आपका सपोज दैट ये लैन कार्ड है, प्रॉपर्टीज, कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस। देखो एडवांस में जाओगे ना, यहाँ वैल्यू के अंदर आ रहा होगा, वैल्यू पे आप क्लिक करोगे, सॉरी साइड में आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर मोड आ रहे होंगे, देखो कहीं ना कहीं इनमें आपको मिल जाएगा चैनल, ट्रांसमिशन पावर, वायरलेस मोड। फिजिकल में मिल जाएगा, इसमें नहीं आ रहा है, ये इसका बैंडविड्थ सिनेरियो अलग होता है ना। फिजिकल में दिखा देता हूँ आपको। कहाँ चला गया? प्रायोरिटी इनेबल,
ये फिजिकल लैन कार्ड है, ये हमारा देखो इसमें मिल जाएगा, वो वर्चुअल थे लैन कार्ड, इसलिए उसमें शो नहीं हो रहा था। इसके अंदर आपका फ्लो कंट्रोल डुप्लेक्स, ट्रांसमिशन बफर, इंटरप्ट, TCP checksum, लिंक स्पीड, डुप्लेक्स। देखो लिंक स्पीड एंड डुप्लेक्स आ रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। तो आपको यहाँ पर देखो जैसे ऑटो नेगोशिएशन है ना, और एरर जनरेट हो रहा है, तो आप इसे ऑटो नेगोशिएशन से, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटो पे रहता है, अगर डेस्टिनेशन हमारा हाफ पे है तो ऑटोमेटिक ये हाफ पे आ जाएगा, और डेस्टिनेशन अगर हमारा फुल पे है तो ये फुल पे आ जाएगा। ये कंप्यूटर के केस में ऑटो नेगोशिएशन हो सकता है, बट राउटर के केस में ऑटो नेगोशिएशन नहीं होता। राउटर के केस में या तो फुल होगा या हाफ होगा, तो वहां पर आपको मैनुअल कमांड चलाकर चेंज करना पड़ेगा डुप्लेक्स को। ठीक है, ठीक है। तो कंप्यूटर में ऑटो नेगोशिएशन है, अगर नहीं ऑटो नेगोशिएशन है तो जाकर चेक कर लेना कि अगर हाफ पे होगा तो फुल पे कर देना, एरर रुक जाएंगे फौरन आपके। तो ये मैनेज करने का काम किसका होता है? सेशन लेयर का। और मैनेज करके आपको बताता है, इंडिकेट करता है कि या तो आप अपना डुप्लेक्स सेम करो, अदरवाइज ये एरर जनरेट होते रहेंगे, एरर बनते रहेंगे, डेटा ट्रैवलिंग नहीं रुकेगी, ये ध्यान में रखना। इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या होता है कि अगर आपका डुप्लेक्स मिसमैच हो रहा है तो क्या हमारा डेटा ट्रैवल करेगा लिंक पे? तो याद रखना डेटा हमारा ट्रैवल करेगा, डेटा नहीं रुकेगा, लेकिन एक एरर जनरेट होता रहेगा दोनों मशीनों पे। वो एरर क्या होगा? हमारा डुप्लेक्स मिसमैच एरर। वो एरर का नाम लिख लेना, पूछते हैं एरर क्या बनता है, डुप्लेक्स मिसमैच एरर। क्लियर है यहाँ तक? सेशन लेयर तक क्लियर है? चलो, डेटा हमारा पहुंचता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर का रोल अब यहाँ पे डेटा के साथ साथ और भी चीजें करेगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर का पहला काम क्या होता है? इसका पहला काम होता है ये इट डज द सेगमेंटेशन टू द डेटा, इट सेगमेंट द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंटरफेस MTU। MTU क्या है? ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। देखो जैसे ही डेटा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पहला काम क्या करेगी? ये आपके डेटा के सेगमेंटेशन करेगी। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर डेटा को सेगमेंट करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू द इंटरफेस MTU। ये इंटरफेस MTU का क्या मतलब है? यहाँ पर जैसे नीचे लिखा हुआ है देखो, इथरनेट फास्ट इथरनेट MTU 1500 बाइट्स, गीगाबाइट MTU इसका भी 1500 बाइट्स ही होता है। 1500 बाइट्स। और एक लिंक और होता है जो आपको राउटर पे मिलेगा, सीरियल लिंक MTU 1500 बाइट्स। ये क्या है एक्चुअल में, ये बताना मुझे। MTU पहले MTU बात करो, पोर्ट नंबर अभी बताऊंगा बाद में आपको। पहले सबसे पहले सेगमेंटेशन की बात करते हैं। देखो जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा डेटा पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे डेटा को सेगमेंट करती है अकॉर्डिंग टू द इंटरफेस MTU। ये इंटरफेस MTU का मतलब यहाँ पर क्या है, सिनेरियो के अंदर बता देता हूँ आपको। जैसे ही हमारी दो मशीनें हैं, अब सोर्स से हमारा डेटा जिस लिंक से निकलना है, यानी लिंक का मतलब हमारा लैन कार्ड। अब वो लैन कार्ड अगर हमारा फास्ट इथरनेट है या इथरनेट है या गीगाबाइट इथरनेट है, जोन सा भी मूड है उसका, फास्ट इथरनेट गीगाबाइट, ये जो भी उसका मूड है,
उन सब इंटरफेसिस का एक एमटीयू साइज होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट साइज। तो ये एमटीयू साइज क्या होता है कि इतने साइज का डेटा या इतने साइज की फाइल, सिंगल फाइल ही ये अपने इंटरफेस से बाहर भेज सकते हैं। अगर इस साइज से बड़ा साइज हो जाता है हमारी फाइल का, तो ये मशीन या ये लैन कार्ड हमारी किसी भी इंफॉर्मेशन को या पैकेट को बाहर नहीं भेज पाएगा, ना तो रिसीव कर पाएगा और ना ही भेज पाएगा। यानी उस इंटरफेस का मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कितना है, 1500 बाइट। इससे बड़ी फाइल को वो बाहर भेजेगा ही नहीं, ना तो रिसीव करेगा और ना ही बाहर भेजेगा। सपोज दैट बाहर से कोई फाइल आ रही है, इसमें बोलो बोलो। इसमें इंटरफेस मींस अपना बोलेंगे पोर्ट, एक तरह से बोल सकते हैं। हाँ, पोर्ट, जैसे राउटर के पोर्ट हो गए, स्विच के पोर्ट हो गए, या हमारा कंप्यूटर्स के लैन कार्ड हो गए। तो लैन कार्ड मतलब पोर्ट ही हो गए, है ना। तो ये जितने भी इंटरफेस होते हैं, इन सबका एमटीयू साइज होता है 1500 बाइट, ठीक है ना। जब हमारा डेटा हमारी मशीन से बाहर निकलता है, तो याद रखना हमारा डेटा का जितना भी साइज होता है, अगर वो 1500 बाइट से नीचे है तो हमारा डेटा सिंगल पैकेट में बाहर जाएगा। अगर वो 1500 बाइट से ऊपर है, तो जितना भी वो ऊपर होगा 1500 बाइट्स के हिसाब से उसको डिवाइड हो जाएगा डेटा। और ये डिवाइड करने का काम कौन सी लेयर करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का पहला काम डेटा को सेगमेंट करती है अकॉर्डिंग टू द इंटरफेस एमटीयू। ठीक है जी। तो पहला काम इसका, हमारे डेटा को सेगमेंट करती है अकॉर्डिंग टू द इंटरफेस एमटीयू। जब वो सेगमेंट हो जाते हैं, तो जितने सेगमेंट बनते हैं, सभी सेगमेंट को सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर प्रोवाइड कराने का काम हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। तो सेगमेंट में क्या क्या होता है, सेगमेंट, अब जैसे ये एक सेगमेंट है, तो इसके अंदर आपका डेटा रहेगा, डेटा के साथ साथ सोर्स, सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ये तीन चीज हमारी सेगमेंट में रहेंगी। सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर प्लस डेटा। सेगमेंट सीरियल नंबर होता होगा ना सर ये सेगमेंट का? नहीं 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 नहीं, सेगमेंट का मतलब ये है, सपोज दैट हमारा जो डेटा है, डेटा का जो साइज है, देखो हमने जो डेटा भेजा है, जैसे हाउ आर यू लिखा था ना हमने डेटा, हमारा डेटा क्या है, हाउ आर यू, जो पैकेट बना हुआ है, ठीक है। लेकिन उस डेटा का जो पैकेट का साइज है, उस पैकेट का साइज है सपोज दैट 2 KB। 2 KB का मतलब कितने बाइट हो गया, 2048 बाइट, इतना ही होता है ना। 2 KB का मतलब 2048 बाइट होता है ना। अब देखो हमारे डेटा का साइज कितना है, यहाँ पर डेटा का पैकेट साइज है 2 KB यानी 2048 बाइट, लेकिन हमारा जो इंटरफेस का एमटीयू है, वो उसका जो साइज है वो है 1500 बाइट। हमारे इंटरफेस का एमटीयू कितना है, ये हमारा इंटरफेस है 1500 बाइट, ठीक है। हाँ, इस इंटरफेस का एमटीयू है 1500 बाइट। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या ये इस डेटा को सिंगल पैकेट में भेज पाएगा बाहर? नहीं भेज पाएगा। तो ये यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर काम करेगी इसे सेगमेंट करने का, यानी इसे डिवाइड करेगा, वो तोड़ेगा, 2 पैकेट बना देगा इसके सिंगल के। पहला पैकेट 1500 बाइट का बना देगा, और बाकी जो बचा है यानी 548 बाइट जो बचा है उसका अलग पैकेट बना देगा।
क्लियर है? ठीक है, तो इसमें पैकेट नंबर, तो पैकेट नंबर भी डालेगा क्या? हैं, क्या कह रहे हो? इसका 2 सेगमेंट बना दिए इसने। हाँ, 2 तो सेगमेंट बना सेगमेंट 1 दिए, एंड 2 सेगमेंट 2। पैकेट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 2 पैकेट को नेम भी तो देगा ना, नंबरिंग भी देगा ना 1 या 2 करके, नहीं या नहीं, फिर अभी ऐसे ही भेज देगा? अरे नंबरिंग अभी अभी भेजा कहाँ है, अभी तो बहुत कुछ मिलना बाकी है इसे। अच्छा अच्छा अभी आगे तो जाने दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बाकी ठीक लेयर है। का तो काम करने दो अभी। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। ठीक अच्छा, है। इसका काम है सेगमेंट करना, डेटा डेटा को हाँ सेगमेंट करना, उसको हाँ, अब सेगमेंट डेस्टिनेशन। करने के बाद 2 सेगमेंट बने, तो सेगमेंट के बाद जो सेगमेंट होगा, दोनों सेगमेंट को सोर्स पोर्ट नंबर देगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर देगा। ये पोर्ट नंबर क्या है? एक मिनट, ये सेगमेंट क्या है? ये सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है? ये हमारे प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर होते हैं। जब हमारा डेटा हमारी मशीन से बाहर निकलता है तो उसे सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक लेकर जाने का काम प्रोटोकॉल का होता है। अब वो प्रोटोकॉल काम कैसे करते हैं, मशीनें उनसे काम कैसे लेती है, ये कैसे अंडरस्टैंड करती है कि कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा, सोर्स प्रोटोकॉल कौन सा होगा, डेस्टिनेशन कौन सा होगा, ये उनके पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई होता है। जैसे टीसीपी प्रोटोकॉल हो गया, यूडीपी प्रोटोकॉल हो गया, तो आपका डेटा ट्रैवल किस पे करेगा? टीसीपी पे करेगा, यूडीपी पे करेगा। मैसेज या मेल है तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल चलेगा, तो उसका पोर्ट नंबर क्या होगा? ठीक है ना? तो यहाँ पर जितने भी सेगमेंट बनेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर दूसरा काम क्या करेगी, उन सभी सेगमेंट को सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर प्रोवाइड कराएगी। अपने अब डेटा पहुंचा हमारा नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर से अगली लेयर पे, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है? ये जो हमारा सेगमेंट ऊपर से आ रहा है जिसके अंदर सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, उसको हमारे डेटा को सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराने का काम करती है। और ये क्या बन जाता है सेगमेंट से? पैकेट बन जाता है। पैकेट कौन सी लेयर पे बनता है हमारा? नेटवर्क लेयर पे। और नेटवर्क लेयर के वो पैकेट के अंदर क्या क्या होगा? डेटा होगा, सोर्स पोर्ट होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट होगा, सोर्स आईपी एड्रेस होगा एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। पैकेट के अंदर क्या क्या रहेगा? डेटा रहेगा, सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। इसके अलावा सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ये हमारा क्या बन गया? पैकेट। तो पैकेट के अंदर क्या होगा? डेटा होगा, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर उसे पहले से ही मिला था। और पैकेट में नेटवर्क लेयर ने क्या किया? सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी देने का काम किया कि सोर्स आईपी क्या होगा? 10.1, 10.0.0.1 और डेस्टिनेशन आईपी होगा 10.0.0.2। ओके, क्लियर है यहां तक? चलो नेटवर्क, अब पैकेट पहुंचा हमारा डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर क्या काम करेगी? यहाँ पर देखो, डेटा लिंक लेयर के कई सारे काम होते हैं। जैसे पहला काम क्या होता है? डेटा को सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस असाइन कराना, कि सोर्स मैक क्या होगा और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा। यानी लेयर 2 जो होती है हमारी डेटा लिंक लेयर होती है, और लेयर 2 क्या काम करती है? सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस असाइन कराती है डेटा को।
इसके अलावा ये डेटा की टोटल लेंथ प्रोवाइड कराती है कि डेटा की टोटल लेंथ कितनी है, सेगमेंट जिसका सेगमेंट हुआ है, तो टोटल लेंथ के लिए एक हेडर बना है, वो ट्रेलर बनाएगी, एक बॉक्स बनाएगी, उसके अंदर मेंशन करेगी डेटा की लेंथ, 2 हेडर बनाएगी जिसके अंदर एक के अंदर सोर्स मैक रखेगी, एक के अंदर डेस्टिनेशन मैक रखेगी। इसके अलावा डेटा की लेंथ बनाने के साथ ही अब क्या होगा, इसके ऊपर एक एल्गोरिदम रन करेगी, देयर आर CRC एल्गोरिदम रन ऑन दिस लेयर, यानी जब डेटा को डेटा सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक दे देगी और उसका डेटा की लेंथ बता देगी, उसके बाद ये CRC एल्गोरिदम को रन करेगी। और CRC एल्गोरिदम का काम क्या होता है, ये जितने भी हेडर और ट्रेलर बने हैं, हेडर और ट्रेलर का मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन पीछे से आई है जो दूसरे लेयर्स ने दी है, वो सारी इंफॉर्मेशन कंटेंट के साथ पूरी है या नहीं है। यानी जैसे पोर्ट नंबर के सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट दोनों हैं या नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सोर्स पोर्ट आ गया और डेस्टिनेशन नहीं आया, या सोर्स आईपी आ गया डेस्टिनेशन आईपी नहीं मिला। तो ये जितने भी हेडर और ट्रेलर बनेंगे हमारे, जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी, उन सबको चेक करेगा कहीं कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। ये काम किसका होगा, CRC एल्गोरिदम का चेक करने का। ठीक है, और जब चेक कर लेगी ये CRC एल्गोरिदम, उसके बाद ये क्या करेगी, एक फ्रेम बनाएगी, फ्रेम का मतलब एक बड़ा बॉक्स लेगी और उस फ्रेम के अंदर ये जितने भी हेडर और ट्रेलर बने हैं, यानी जितने भी बॉक्स बने हैं इंफॉर्मेशन के, उन सब बॉक्स को उसके अंदर भर देगी, फ्रेम के अंदर एक सिंगल फ्रेम बना देगी और उसके अंदर इन्हीं सभी हेडर और ट्रेलर को डाल देगी और उसे इनकैप्सुलेट कर देगी बॉक्स को, यानी फ्रेम को इनकैप्सुलेट कर देगी। इनकैप्सुलेट का मतलब बंद कर देगी। और बंद करने के बाद जब वो फ्रेम बंद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, अब उसको एक FCS नंबर असाइन कराएगी। FCS नंबर मतलब फ्रेम चेक सीक्वेंस नंबर। FCS नंबर का क्या काम होता है, ये जितने भी फ्रेम बनेंगे हर फ्रेम को एक FCS नंबर मिलेगा और ये CRC एल्गोरिदम देगी। ये FCS नंबर क्या काम करता है, ये एक आइडेंटिटी होती है, ये वेरिफिकेशन कोड होता है, जिससे डेस्टिनेशन पे जब ये पैकेट पहुंचता है तो डेस्टिनेशन वेरीफाई करता है कि ये जो इसके अंदर हमारा इंफॉर्मेशन आ रही है फ्रेम के अंदर, ये सारी वेरीफाई होकर आ रही है और इसके अंदर कोई भी चीज मिस नहीं है, हर चीज प्रॉपर है, पूरी है। क्लियर है? दोबारा से एक बार बताने सर। हाँ, FCS का काम क्या होता है, ये जो CRC है, जब ये फ्रेम बनाएगी और सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल देगी, सारे हेडर और ट्रेलर उसके अंदर, अभी हेडर और ट्रेलर मैं बताऊंगा हेडर में क्या रहती है इंफॉर्मेशन और ट्रेलर में क्या रहती है। तो जितने भी हेडर और ट्रेलर बनेंगे, वो सारे हेडर और ट्रेलर हमारे एक सिंगल फ्रेम बनाएगी CRC एल्गोरिदम और उसके अंदर भर देगी और उस फ्रेम को इनकैप्सुलेट कर देगी। इनकैप्सुलेट मतलब बंद कर देगी। अब इनकैप्सुलेट करने के बाद उसके ऊपर, फ्रेम के ऊपर एक नंबर ऐड करेगी, यानी नंबर चिपका देगी। जैसे एक तरीके से जब कोई कोरियर आता है तो जब आप या कोई कोरियर करते हो आप, तो उसके ऊपर अपने एड्रेस मेंशन करते हो कि ये कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाना है, ठीक है ना। तो इसी तरह CRC क्या करती है, हर फ्रेम को एक FCS नंबर देती है। इस FCS नंबर का क्या काम होता है, ये एक वेरिफिकेशन कोड होता है और इससे डेस्टिनेशन पे जब ये हमारा फ्रेम पहुंचता है तो डेस्टिनेशन FCS नंबर देखकर आइडेंटिफाई करता है कि इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सब वेरीफाई होकर आ रही है, यानी कोई भी चीज मिस नहीं है इसके अंदर से। सोर्स आईपी भी है, डेस्टिनेशन आईपी भी है, सोर्स मैक भी है, डेस्टिनेशन, यानी पहले ही वो वेरीफाई कर लेता है सब कुछ है। अब उसके बाद वो उसे डीइनकैप्सुलेट करना, यानी जब डेस्टिनेशन पे हमारा कोई भी पैकेट पहुंचता है तो सबसे पहले डेस्टिनेशन मशीन उसका FCS नंबर चेक करती है। अगर किसी फ्रेम के ऊपर FCS नंबर अवेलेबल नहीं है तो डेस्टिनेशन मशीन उस पैकेट को वहीं से ड्रॉप कर देगी, ये ध्यान में रखना। ड्रॉप करेगी या रिवर्ट कर देती है सर? रिवर्स मतलब ड्रॉप करना वही होता है, रिवर्स करना। अगर TCP पे चल रहा है तो वापस चला जाएगा, UDP होगा तो खत्म, खत्म है ना। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ये चीज। तो ये ड्रॉप कर देगी अगर FCS नंबर नहीं मिलेगा तो ये काम हमारा डेटा लिंक लेयर अच्छा, को तो होता है। एक डेटा लिंक लेयर को हम दूसरे सेंस में बोले, ये पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करती है ना? हाँ, पैकेट को फ्रेम, अभी मैं बता देता हूँ फ्रेम के अंदर क्या क्या रहेगा, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना।
फ्रेम, फ्रेम के अंदर डेटा रहेगा। अब डेटा जो जाता है हमारा हेडर में जाता है। हेडर का मतलब होता है, देखो ये बॉक्स का नाम है। अब इंफॉर्मेशन के हिसाब से उन बॉक्स को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे डेटा जो हमारा जिस बॉक्स में गया उसे नाम दे दिया हेडर। सोर्स पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर भी हमारा हेडर में जाएगा। एक हेडर अलग बनेगा सोर्स पोर्ट का। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये भी हमारा हेडर के अंदर जाएगा। इसके बाद सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस भी हमारा हेडर के अंदर जाएगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये भी हमारा हेडर के अंदर जाएगा। इसके बाद सोर्स मैक एड्रेस, ये भी हमारा हेडर के अंदर जाएगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये भी हमारा हेडर के अंदर जाएगा। देखो यहां से हमारा यहां तक तो हमारा पैकेट था, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी तक। अब ये हमारा जो काम है ये डेटा लिंक लेयर कर रही है। सोर्स मैक दिया पहले उसने, डेस्टिनेशन मैक दिया, एक हेडर बनाया, उसमें डेस्टिनेशन मैक डाला, तो अलग अलग बॉक्स बनेंगे हर इंफॉर्मेशन के। इसके बाद डेटा की टोटल लेंथ, यानी डेटा की टोटल लेंथ कितनी थी? 2 KB। 2 KB। मतलब ये ट्रेलर है, इसे हम बोलेंगे ट्रेलर। एग्जाम्पल 2 KB है ना। ये सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट है ना, ये भी हमारा ट्रेलर में जाएगा। ट्रेलर, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट ट्रेलर में जाएगा, आईपी एड्रेस हेडर में जाएंगे, डेटा भी हेडर में जाएगा और मैक एड्रेस भी हेडर में जाएंगे। डेटा की टोटल लेंथ ये भी ये ट्रेलर में जाएंगे, टोटल लेंथ क्या है। और FCS, जो FCS नंबर होगा वो भी हमारा ट्रेलर में भरकर जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा फ्रेम हो गया। फ्रेम के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन रहती है आपकी। ठीक, क्लियर है ना। अब हमारे डेटा को जितनी रिक्वायरमेंट थी वो उसकी फुलफिल हो गई, कंप्लीट हो गई। हमारा डेटा अब रेडी है बाहर जाने के लिए, निकलने के लिए। इससे ज्यादा और डेटा को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आईपी उसे मिल गया, मैक उसे मिल गया, पोर्ट नंबर उसे मिल गया प्रोटोकॉल का, और डेटा की लेंथ का पता चल गया, FCS नंबर मिल गया। अब हमारा जो फ्रेम बन गया, फ्रेम के ऊपर FCS नंबर चिपक गया। अब वो रेडी है बाहर निकलने के लिए। बाहर जाने से पहले वो कौन सी लेयर पे आएगा हमारा? वो आएगा हमारा फिजिकल लेयर पे। अब फिजिकल लेयर का क्या काम होता है? फिजिकल लेयर का नॉर्मल काम क्या होता है कि ये डेटा के ऊपर काम नहीं करती, ये सिर्फ ये सिग्नल के ऊपर काम करती है फिजिकल लेयर। और ये चेक करती है कि जो हमारा डेटा आ रहा है वो डिजिटल सिग्नल पे आ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल काम कर रहे होते हैं। तो हमारा डेटा डिजिटल सिग्नल से आ रहा है।
अब ये क्या करेगी, ये कन्वर्ट करेगी डिजिटल सिग्नल को अकॉर्डिंग टू द मीडिया यूजिंग, यानी मीडिया में किस तरह का सिग्नल चल रहा है, फिजिकल मीडिया है या वायरलेस मीडिया है। अगर फिजिकल मीडिया है तो उसमें कौन से सिग्नल चलेंगे, और अगर वायरलेस मीडिया है तो उसमें कौन से सिग्नल चलेंगे। तो उसके हिसाब से अपने सिग्नल को कन्वर्ट करके डेटा को मशीन से बाहर निकाल देगी, यानी मीडिया को दे देगी और मीडिया उसे लेकर जाएगा डेस्टिनेशन तक। क्लियर है? ठीक है। ये यहां तक हमारा सातों लेयर का काम पूरा हो गया। हमारा डेटा हमारी मशीन से निकला, डेटा पहुंचा हमारा डेस्टिनेशन लेयर पे। ठीक है, डेस्टिनेशन लेयर पे जब हमारा डेटा पहुंचा, लिख लो ये, नोट कर लो ये। एक सेकंड, लिख लिया ना? एक सेकंड, अभी थोड़ा 5 मिनट दीजिए। ठीक है, लिख लो। अब यहाँ पर हमने जो OSI मॉडल के अंदर जो यहाँ पे वर्क पढ़ा है, ये सारा वर्क हमारा सातों की सातों लेयर का वर्क जो हुआ है वो सेंडिंग वे में हुआ है, यानी सोर्स ने कोई इंफॉर्मेशन भेजी डेस्टिनेशन को, तो अभी डेटा सेंड हुआ है। जब ये डेस्टिनेशन पे डेटा पहुंचता है तो सबसे पहले कौन सी लेयर उसे रिसीव करती है डेस्टिनेशन पे? रिसीविंग लेयर कौन सी होगी? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। सेंडिंग और रिसीविंग लेयर दोनों फिजिकल लेयर होगी, यानी जो रिसीव जो होगा डेटा हमारा फिजिकल लेयर पे होगा, और उसके सिग्नल को चेक करके उसे कन्वर्ट करेगी डिजिटल पे, और डिजिटल पे कन्वर्ट करके उसे कंप्यूटर के अंदर डाल देगी, यानी कंप्यूटर को दे देगी। अब कंप्यूटर में लेयर्स का काम स्टार्ट होगा। फिजिकल ने अपना काम किया, उसके बाद डेटा यानी फ्रेम पहुंचता है हमारी डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पहला काम क्या करेगी? उसे सीआरसी वो चेक करेगी ना अपना। सबसे पहला काम सीआरसी को रन करेगी, और सीआरसी को रन करके उसका एफसीएस नंबर चेक करेगी। एफसीएस नंबर देने का और चेक करने का काम सीआरसी का ही होता है। अगर उस डेटा के ऊपर सीआरसी नंबर नहीं है, एफसीएस नंबर नहीं है, तो सीआरसी क्या करेगी? उस डेटा को वहीं से ड्रॉप कर देगी, यानी डीइनकैप्सुलेट नहीं करेगी, खोलेगी नहीं उसे। अब उसे एफसीएस नंबर मिल गया। एफसीएस नंबर मिलने के बाद अब वो फ्रेम को क्या करेगी? डीइनकैप्सुलेट करेगी, क्योंकि जब सेंडिंग में भेजा जा रहा था उस डेटा को, जो सोर्स मशीन थी, तो वहां पर डेटा लिंक लेयर ने क्या किया था? फ्रेम को इनकैप्सुलेट किया था। जब डेस्टिनेशन पे डेटा पहुंचा तो डेटा लिंक लेयर पे सीआरसी क्या करेगी? उसे डीइनकैप्सुलेट करेगी, खोलेगी एफसीएस नंबर चेक करने के बाद, और डीइनकैप्सुलेट करके पहला काम क्या करेगी? डेटा की टोटल लेंथ देखेगी। डेटा की टोटल लेंथ कितनी है वो देखेगी, 2 KB का है, और इसमें से 1500 बाइट का डेटा आया है, यानी कि और भी सेगमेंट आएंगे मेरे पास, यानी और डेटा आएगा। दूसरा काम सीआरसी का, वो दूसरा काम डेटा लिंक लेयर का सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक को चेक करना कि ये मेरे लिए बना था या नहीं बना था, कहां से आया है और मेरे लिए बना है नहीं बना है। ये चेक करने के बाद जो बाकी की इंफॉर्मेशन होती है वो नेटवर्क लेयर को दे देती है। नेटवर्क लेयर उसमें क्या चेक करेगी? सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, कि डेस्टिनेशन में मेरा आईपी है या नहीं है, मेरे ही लिए आया है या नहीं आया है। आईपी चेक करने के बाद बची हुई इंफॉर्मेशन, हाँ डेटा लिंक लेयर यहाँ पर मैक एड्रेस चेक करेगी ना। मैक एड्रेस कंफर्म हो गया तो ये नेटवर्क लेयर को अपर भेज देगी। बिल्कुल नेटवर्क लेयर उसका आईपी एड्रेस चेक करेगी। बिल्कुल फिर नेटवर्क लेयर का आईपी एड्रेस कंफर्म हो गया, फिर अपर भेज देगी। फिर वहां पर वो क्या बोलते हैं उसका पोर्ट चेक करेगी ना, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल पोर्ट। अब यहाँ पर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर चेक करने के बाद ये उस डेटा को रोक लेगा वहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर वहीं रोक लेगी, ऊपर वाली लेयर को नहीं देगी, अपर लेयर को। क्यों नहीं देगी? क्योंकि यहाँ पर डेटा का सेगमेंट हुआ था, अब ये वापस डीसेगमेंट करेगा उसे, यानी डेटा को जोड़ेगा, सिंगल पैकेट बनाएगा उसका। ठीक है ना? तो पहले तो पोर्ट नंबर चेक होंगे जितने भी सेगमेंट आएंगे, और फिर उन सब सेगमेंट को डिसेगमेंट किया जाएगा, यानी जोड़ा जाएगा, सिंगल पैकेट बनाया जाएगा उसे। यानी जो काम सेंडिंग वे में हुआ था वही रिवर्स वे में होगा। ठीक है। जब वो सिंगल पैकेट बन जाएगा डेटा, अब वो डेटा किसे दे देगी? सेगमेंट, ये ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर को। सेशन लेयर को नहीं देगी। मैंने बोला था आपसे, सेशन लेयर डेटा पे काम नहीं करेगा। सेशन लेयर हमारे लिंक पे काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर वो सीधा प्रेजेंटेशन लेयर को दे देगा।
सेशन लेयर का काम सबसे लास्ट में आएगा। अब यहाँ कंफ्यूजन हो रहा थोड़ा दोबारा से क्लियर देखो, करिए। जब पहला पैकेट डेस्टिनेशन पे गया तो सेशन लेयर ने सेशन बना दिया, पहला पैकेट तो रिसीव हो गया ना, सेशन बन गया। अब आगे के जो पैकेट आएंगे उसमें सेशन लेयर का कोई रोल नहीं है, चल वो सेशन लेयर पे रहे हैं लेकिन कोई रोल नहीं है वहां पर। अब सेशन लेयर पे कब ठीक काम है, होगा आपका, क्लियर क्लियर, डेटा रिसीव हो ठीक जाएगा है तो ठीक है, समझ। टर्मिनेट करेगी सेशन लेयर सेशन को कि भाई हाँ, सारा क्लियर रिसीव क्लियर हो गया। क्लियर। ठीक है मतलब ना? यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर आ जाएगी वर्क में ना। हाँ, प्रेजेंटेशन आ जाएगी। अब डेटा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे पहुंचेगा, वही काम प्रेजेंटेशन और तो लेयर में करेगी, पहले डीइंक्रिप्ट करेगी, ठीक है ना, फिर उसे कन्वर्ट करा था तो डिकन्वर्ट करेगी वापस, बाइनरी से बाइनरी में लाएगी, बाइनरी से उसमें लाएगी एक्चुअल में, कंप्रेशन में, फिर डिकम्प्रेस करेगी तो एक्चुअल फॉर्मेट आ जाएगा डिकम्प्रेस करते ही। और जो एक्चुअल अच्छा, यहाँ फॉर्मेट, पे जैसे ही टोटल डेटा हमारा रिसीव हो जाएगा हाँ हाँ एक बार में, जब टोटल, फिर उसके बाद सेशन लेयर का काम आएगा सेशन टर्मिनेट करने के लिए। हाँ, जब डेटा कंप्लीट रिसीव हो जाएगा तो सेशन लेयर क्या करेगी, लास्ट में सेशन लेयर का बिल्कुल लास्ट में काम आएगा, फिर ये सेशन को टर्मिनेट करेगी कि डेटा पूरा रिसीव हो चुका है। ठीक है, सेशन के बाद ही तो एप्लीकेशन लेयर आएगी ना सर, वो रीड करेगी मैसेज को, हाउ आर यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब पूरा डेटा आ जाएगा या प्रेजेंटेशन लेयर पे पहुंचेगी। या प्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर अपना डेटा रीड कर लेगी, उसके बाद सेशन लेयर का काम आएगा। ओके, अब ये सेशन क्लोज करते हैं, या एप्लीकेशन फिर लेयर सेशन पे क्लोज जब पहले हो हमारा जाएगा फिर एप्लीकेशन ले आएगा। एप्लीकेशन लेयर पे जब डेटा ओपन हो जाएगा उसके बाद सेशन लेयर टर्मिनेट करेगी। ठीक है। ठीक है ना? बहुत सी बार आप देखोगे भी, जब कोई चीज इंटरनेट से डाउनलोड करते हो ना तो वो एप्लीकेशन लेयर पे चल जाता है, आधा डेटा डाउनलोड हुआ तो जितना डाउनलोड हुआ वो ओपन हो जाएगा। जैसे मूवी वगैरह कुछ करोगे आप तो वो जितना डेटा आपका डाउनलोड हो चुका है वो ओपन हो जाएगा आपका, बाकी आगे का नहीं चलेगा आपका, क्योंकि अभी उसका सेगमेंट हुए हैं, वो डिसेगमेंट हो रहा है डेटा भी, तो हाँ हाँ जितना हाँ, इकट्ठा होता चला जाएगा वो ओपन होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ओएसआई मॉडल क्लियर, हाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट